चेंज हुआ है क्या? नहीं, कल टूट गया था। मैं खा रही हूँ। कैसे आप सारे? बढ़िया, सब लोग आ गए? तो कल हम लोगों ने आपका प्रकाश संश्लेषण वाला जो टॉपिक था, पूरा चैप्टर था, वो कंप्लीट कर लिया है। सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है आपका प्रकाश संश्लेषण। उसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैंने आप लोगों को कल भी बोला था कि बच्चों डाउट तभी आएंगे जब आप घर पे पढ़ेंगे। तो आई एम श्योर, मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि आप लोग पढ़ते हैं घर पर। अब पता नहीं कि मैं मान रही हूँ तो गलत है या सही है, पर मुझे ऐसा लगता है आप पढ़ते हैं, तो कोई डाउट भी आया होगा। अगर है तो पूछ लीजिए। हम लोग आज आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं और वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, श्वसन, ठीक है, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, श्वसन। तो इसके अंदर हमें किसका पढ़ना है? इसके अंदर हमें पढ़ना है पादपों का श्वसन, ठीक है। किसका श्वसन पढ़ेंगे हम लोग? पादपों का श्वसन। क्लियर बच्चों? पादपों के श्वसन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको समझने से पहले हमें एक चीज है जो समझनी जरूरी है, वो है एटीपी। क्योंकि बच्चों देखो, हमने प्रकाश संश्लेषण में भी इसकी खूब बात करी थी। प्रकाश संश्लेषण के बारे में भी हमने इसमें खूब बात करी थी कि एटीपी वहां बनता है, प्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया में बनता है, और फिर प्रकाशीय अभिक्रिया में बनता है जो अप्रकाशीय अभिक्रिया में काम आता है। प्रकाशीय अभिक्रिया में भी दो रूप से बनता है, चक्रिक फॉस्फोराइलेशन और अचक्रिक फॉस्फोराइलेशन, पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। तो हमने एटीपी पढ़ा है, हम ये बोल देते हैं कि एटीपी क्या है? एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, एनर्जी प्रदान करने वाला, ऊर्जा प्रदान करने वाला अणु है। लेकिन ये ऊर्जा कैसे देता है, ये कार्य कैसे करता है, उसके बारे में हम इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ेंगे। और एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अब देखिए, आपको यहां पर क्लियरली दिख रहा है ट्राई, ठीक है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है हमको ट्राई और फॉस्फेट, यानी कि ऐसा ग्रुप है, ऐसा अणु है जिसमें एडेनिन ग्रुप से, एडिनोसिन एडेनिन ग्रुप हमने पढ़ा है डी अपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, आप लोगों ने पढ़ा है एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानोसिन, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसा अणु है ये जिसमें एडेनिन के साथ 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर इसकी स्ट्रक्चर टेम्परेरी में बना रही हूं, ज्यादा मैं क्लियरली स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूं, इस तरह से, ठीक है। ऑक्सीजन CO2 CH2, फॉस्फोरस, ठीक है, एक फॉस्फोरस, दूसरा फॉस्फोरस, और तीसरा फॉस्फोरस। इस तरह से एटीपी क्या है? एटीपी एक अणु है जिसमें कितने? 3 फॉस्फोरस के अणु, 3 फॉस्फोरस इससे जुड़े हुए होते हैं। ठीक, अब हम क्या बोल रहे हैं, ये जो तीनों अणु हैं इसमें से कौन से 2 अणु, खासकर ये 2 अणु, इस मतलब ये जो तीनों फॉस्फेट जो जुड़े हुए हैं इसके साथ, और यहाँ पर इससे जुड़ी होती है एडेनिन ग्रुप, यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ है, ये किससे जुड़ा हुआ है आपका? ये जुड़ा हुआ है आपका एडेनिन ग्रुप से, ठीक है। वो एक अलग बात है, वो पूरा एडेनिन समूह है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हमें केवल ट्राइफॉस्फेट की 3 फॉस्फेट ये जो ग्रुप यहाँ जुड़े हुए हैं, इन तीनों की हमें बात करनी है। तो इन तीनों की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें से 3 फॉस्फेट में से खासकर एक ये वाला बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड, यानी कि खासकर इन 2 बॉन्ड के टूटने पर, यानी इस फॉस्फेट के हटने पर और इस फॉस्फेट के हटने पर, इन 2 फॉस्फेट के हटने पर सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। एनर्जी इस फॉस्फेट के हटने पर भी मिलती है। आपने देखा होगा ज्यादातर एटीपी से क्या बनता है? एटीपी है तो बनता है एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। एडीपी है तो एडीपी से एएमपी, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। पर एएमपी से
एडेनिन प्लस फॉस्फेट, ये चीज बहुत कम करते हैं हम, करते हैं ना। आप लोगों ने देखा है एटीपी से एडीपी, तो आप लोगों ने बहुत क्लियरली देखा है, सब जगह बनता है, सब जगह यही होता है। एटीपी से एएमपी, अभी आप थोड़ी देर पहले C4 साइकिल में अभी कल परसों ही हम लोगों ने देखा है ना, वहां पर जब पायरुविक एसिड से पीईपी बनता है तब क्या होता है, वहां पर पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज होता है, वो क्या करता है एटीपी को सीधे किस में बदलता है, एएमपी में बदलता है। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि वो जो क्रिया थी, वो क्रिया कैसी थी, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल की क्रिया थी, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। क्लियर बच्चों? तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि एटीपी किस में बदला है, एडीपी में बदला है, और एडीपी किस में बदला है, एएमपी में बदला है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में। तो यहाँ पर ये जो दो फॉस्फेट हैं, एक ये वाला फॉस्फेट और ये वाला फॉस्फेट रिमूव होते हैं, और इनके हटने पर, इनके रिमूव होने पर निकलती है बच्चों एनर्जी। पहला फॉस्फेट जब आप निकालते हैं, ये वाला फॉस्फेट जब हमारा निकलेगा तो निकलती है 7.3, ये माइनस में लिखते हैं इसको, माइनस का मतलब क्या है, फ्री एनर्जी। आपने गिब्स का रूल आप सबने पढ़ा होगा, फ्री एनर्जी जो होती है गिब्स फ्री एनर्जी, तो जो निकलती है फ्री एनर्जी उसको हमेशा माइनस में डिनोट करते हैं ना, माइनस लिखते हैं, तो इसलिए इसको क्या लिखते हैं हम, -7.3 किलो कैलोरी। इतनी एनर्जी पहले फॉस्फेट के निकलने पर होती है, दूसरे फॉस्फेट के निकलने पर होती है लगभग -7.5 समथिंग, और आई गेस 7.5, हाँ इसकी लगभग होती है। तो 7.5 या 7.6 किलो कैलोरी एनर्जी दूसरे फॉस्फेट के निकलने पर निकलती है, जबकि तीसरे फॉस्फेट के इसके निकलने पर लगभग कुछ 3.2 और 3.5 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हो कि पहले तो फॉस्फेट के निकलने पर कितनी एनर्जी निकलती है, जबकि तीसरे फॉस्फेट के निकलने पर कितनी निकलती है, -3.2 या 3.5 एनर्जी निकलती है। अच्छा पहला फॉस्फेट आपने देखा, पहला फॉस्फेट निकला तो 7.3, दूसरा निकला तो 7.5, अगर मैं इनका टोटल करूं तो लगभग 15 किलो कैलोरी होती है 14.8 या 15 किलो कैलोरी में अप्रॉक्स लेके चलती हूँ, निकलती है। लेकिन जब आप डायरेक्ट एटीपी से एएमपी बनाते हैं बच्चों, डायरेक्ट एटीपी से जब हम एएमपी का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसके टाइम पर इतनी एनर्जी, मतलब इतनी नहीं निकलेगी, लगभग 10.2 और 10.5 के बीच में इसमें एनर्जी निकलती है। कहने का मतलब क्या है कि जब हम एक एक करके फॉस्फेट को रिमूव करते हैं, एक एक फॉस्फेट जब इसमें से निकलता है एटीपी में से, तो हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है इन कंपैरिजन टू एक साथ रिमूव करने के बजाय। क्लियर है ये बात बच्चों आपको? चलिए, अच्छा अब बात करते हैं इसमें इतना ज्यादा क्यों होता है। चलिए ठीक, अब देखिएगा, आपने देखा ये जो फॉस्फोरस है, ये जो फॉस्फोरस है, इसके बगल से क्या है, ऑक्सीजन है, ये फॉस्फोरस है, इसके बगल से ऑक्सीजन है, ऐसे ही ये फॉस्फोरस है, इसके बगल से ऑक्सीजन है। ठीक है, अब क्योंकि ये जो फॉस्फोरस है इस पे पीछे की तरफ क्या लग रहा है, बहुत सारे ऑक्सीजन लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, तो बहुत, आपने डीएनए में पढ़ा है, मैंने जब सॉरी आप लोगों को नहीं पढ़ा है, सॉरी मैंने इंग्लिश मीडियम में बताई थी बात। अब बात करते हैं इस बात की, छोटी सी बात है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात है, ये आणविक जैविकी जो आपका दूसरी बुक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसमें आएगा। दरअसल होता क्या है बच्चों, जो हमारा डीएनए होता है, अगर किसी से पूछा जाए डीएनए पे कैसा चार्ज होता है, तो हम कहते हैं, ये बात तय है कि डीएनए पे कैसा चार्ज होता है, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, डीएनए पर कैसा आवेश होता है, डीएनए पर ऋणात्मक आवेश होता है, और डीएनए पर ऋणात्मक आवेश किसकी वजह से होता है, डीएनए पर ऋणात्मक आवेश होता है फास्फोरस की वजह से। जो फास्फोरस डीएनए से चिपका हुआ है, फास्फोरस होता है ना, बैकबोन होती है, फास्फोरस की बैकबोन होती है, ये रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं। कैसे, ये देखिएगा जरा, छोटी सी बात है यहाँ पे कर लेते हैं, कुछ बच्चे हो सकता है जिनको पता हो। डीएनए क्या है, डीएनए के अंदर क्या होता है, पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर होती है ना, पेंटोस शुगर शर्करा, जिसमें से कौन सी होती है, राइबोज या फिर डीऑक्सी राइबोज, ये दो होती है पेंटोस शुगर। डीएनए में होती है डीऑक्सी राइबोज और आरएनए में होती है राइबोज। ठीक है, पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट, फॉस्फेट अणु, और प्लस क्या होते हैं आपके बेस,
क्या होते हैं? बेस। जितने भी आपके बेस हैं, बेस कौन से हैं? नाइट्रोजन बेस, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये बेस होते हैं। ठीक, तो अगर मैं एक अणु की बात कर रही हूं, जैसे मान लो ये है आपका राइबोज शुगर, 5 शर्करा, यहाँ पे होती है ऑक्सीजन, ये 1 2 3 4 और इससे जुड़ी होती है 5, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, इस तरह से। ऐसे ही इससे एक और अणु जुड़ेगा, ऊपर का मैं मिटा रही हूं, ऐसे ही इससे एक और अणु जुड़ा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और इस चौथे से पांचवा। ठीक है, तो ये क्या है? ये तो शुगर है, पेंटोस शुगर है। इनसे जुड़ता है फास्फोरस अणु, और फास्फोरस अणु किसके बीच में जुड़ता है बच्चों? तीसरे कार्बन और पांचवें कार्बन के बीच में जुड़ता है। क्या? आपका फॉस्फेट समूह। तीसरे कार्बन और पांचवें कार्बन, इन दोनों के बीच में क्या जुड़ा है? आपका फॉस्फेट अणु। ये जो फॉस्फेट अणु होता है, ये डीएनए पर शर्करा यानी कि शुगर और फॉस्फेट को डीएनए की बैकबोन कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है डीएनए की पीछे यानी कि बाहरी तरफ, कैसे कहते हैं? डीएनए की बाहरी तरफ मौजूद होते हैं। जबकि जो नाइट्रोजन बेस है, अच्छा इसमें नाइट्रोजन बेस कहाँ जुड़ता है? नाइट्रोजन बेस जुड़ता है पहले कार्बन पे, इधर जो नाइट्रोजन बेस है, वो नाइट्रोजन बेस कहाँ जुड़ता है? जो हम एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन की बात कर रहे हैं, वो कहाँ जुड़ता है? पहले कार्बन पर जुड़ता है। तो अब आप देखिए, जिसमें से शर्करा और फॉस्फेट ये कहाँ होते हैं? डीएनए के बाहरी तरफ होते हैं, जबकि जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, ये नाइट्रोजन बेस कहाँ होते हैं? डीएनए के अंदर की तरफ होते हैं। तो ये जो फास्फोरस अणु है बच्चों, इस फास्फोरस अणु के वजह से डीएनए पर क्या होता है? डीएनए पर होता है नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋणात्मक आवेश। इसीलिए कहा जाता है न्यूक्लियोसोम मॉडल। न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या है? आपको पता होगा, ऑक्टामर बनते हैं यानी कि 8 अणु, 8 न्यूक्लियोसोम्स। हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन सबको पता है। तो जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है? डीएनए से जुड़ता है। तो इसी वजह से हिस्टोन प्रोटीन डीएनए से जुड़ पाता है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि जो आपका फॉस्फेट है, इसका क्या, इसकी वजह से डीएनए पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए डीएनए आराम से किससे? हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ सकता है। ये जो सारी रामायण मैंने अभी आपको ये बाची है, ये सब किसकी वजह से है? कि हमने ये कहा है कि फास्फोरस क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो ये बात सच है। अगर सामान्य तौर पर देखें, फास्फोरस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, लेकिन ये जो फास्फोरस होते हैं ना बच्चों, इन फास्फोरस पे होता है पार्शियली पॉजिटिव, यानी कि कुछ मात्रा में धनात्मक आवेश इन पर होता है। ऋणात्मक नहीं होता है, ये धनात्मक आवेशित होते हैं, इन पर धनात्मक आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? क्योंकि इनके पीछे की तरफ बहुत सारे क्या लगे हुए हैं? ऑक्सीजन अणु लगे हुए हैं। तो आप देखिए, इस फास्फोरस से भी ऑक्सीजन अणु चिपके हुए हैं, तो इसी वजह से इस बॉन्ड पर, ये वाला जो बॉन्ड है, इस पर क्या होता है? अधिक चार्ज होता है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो इस बॉन्ड पर क्या होता है? अधिक चार्ज होता है। सॉरी, इस पे नहीं, इस वाले पर, सॉरी, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड रिमूव होता है। ये इस पर क्या है? अधिक चार्ज है। ऐसे ही ये वाला फास्फोरस, इससे पीछे की तरफ फास्फोरस के बहुत सारे अणु जुड़े हुए हैं कि नहीं हुए? तो बहुत सारे इसमें ऑक्सीजन अणु है। तो इस वाले फास्फोरस पे भी क्या होता है? यहां से टूटेगा। इस वाले फास्फोरस पे भी क्या होता है? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, बहुत सारे ऑक्सीजन अणु पीछे की तरफ जुड़ने की वजह से इस फास्फोरस पे क्या जाता है? अपने तो जुड़े हुए, साथ में और भी जुड़े हुए हैं, तो इस वाले फास्फोरस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज आता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो ये यहां से टूटता है। ऐसे ही ये वाला जो फास्फोरस है, इससे पीछे बहुत सारे ऑक्सीजन अणु जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से यहाँ से टूटता है, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये वाला जो फास्फोरस है, इससे पीछे कुछ और नहीं जुड़ा हुआ है, इसीलिए जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, तो इसमें हमने आपको जो अभी बताया था कि इतनी एनर्जी नहीं मिलती है। देखिए, तो ये कारण भी आपको यहाँ की यहाँ समझ में आ जाएगा कि क्यों फास्फोरस के इनके रिमूव होने पर इतनी एनर्जी, तीसरे फास्फोरस के हटने पर इतनी एनर्जी क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि बाकी के जो फास्फोरस है, इनसे पीछे की तरफ बहुत सारे ऑक्सीजन अणु मौजूद हैं, और इन ऑक्सीजन अणु के नेगेटिव चार्ज की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन का नेचर क्या होता है? ऑक्सीजन क्या है बच्चों? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्राही है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्राही है। तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ग्राही नेचर की वजह से, क्योंकि बहुत
ज्यादा नेगेटिव चार्ज है ये एब्जॉर्ब करता है, तो इस वजह से फास्फोरस पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जब वो बॉन्ड वहां से टूटता है तो बहुत एनर्जी निकलती है, जबकि पीछे की तरफ जो फास्फोरस है उस पर इतना चार्ज नहीं होता, इस वजह से उसके टूटने पर इतनी एनर्जी हमें प्राप्त नहीं होती है। तो ये बात होती है एटीपी की, एटीपी में क्यों हमें इतनी एनर्जी प्राप्त होती है। आ रही बात समझ में? ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये तो बात हो गई। अच्छा, इसके अलावा और क्या बात होती है, इसके अलावा इन अणुओं में पाया जाता है बच्चों क्या, रेजोनेंस। रेजोनेंस मेरे ख्याल से सबने पढ़ा है, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने रेजोनेंस नहीं पढ़ा होगा। 12th में सबने बहुत अच्छे से रेजोनेंस पढ़ा है। तो ये जो अणु होते हैं, ये जो एटीपी का अणु है, इसमें मिलते हैं क्या, रेजोनेंस। और इस रेजोनेंस की वजह से एटीपी क्या है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, कि इसमें इतना सारा चार्ज हमें देखने को मिलता है। क्लियर बच्चों? कोई डाउट है किसी को एटीपी में, कि एटीपी में इतना ज्यादा एनर्जी क्यों होती है? ठीक, चलिए आगे बढ़े। एटीपी सबको समझ में आ गया? अब शुरू करते हैं रेस्पिरेशन। श्वसन, ठीक है। अच्छा, श्वसन दो टाइप का हो सकता है, वायवीय श्वसन, जिसको क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एक क्या है, वायवीय श्वसन, और एक होता है अवायवीय श्वसन, इसे कहते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एक होता है बच्चों वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन, जिसे कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन का। दोनों में अंदर आपको पता है, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है और इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर मैं पादपों में श्वसन की प्रक्रिया को डिस्क्राइब करूं कि पादपों में श्वसन की प्रक्रिया पाई जाती है, तो पादपों में श्वसन की प्रक्रिया 3 पॉइंटों में हम बात करते हैं। पहली तो क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। दूसरी क्या है, क्रेब्स साइकिल, क्रेब चक्र, सबको पता ही, तो इंग्लिश में भी चलेगा, चलेगा ना। पहली क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, दूसरी क्रेब चक्र, और तीसरा क्या होता है, ईटीएस। ईटीएस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है बच्चों। ये बात हो गई। पादपों में जब हम श्वसन की बात करते हैं तो हम ये 3 क्रियाओं के बारे में या 3 प्रक्रियाओं के बारे में हमें सबसे पहले बात करनी पड़ती है। पहली है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरी है क्रेब साइकिल, और तीसरी क्या है, ईटीएस यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। अब मैं जब दोनों श्वसनों की बात कर रही हूँ, किसकी, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, जब मैं दोनों श्वसनों की बात कर रही हूँ, तो एक बात ध्यान रखना बच्चों, जो ये ग्लाइकोल, अच्छा ये तीनों होती कहाँ है, ये बात भी हम यहाँ कर लें। जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया है, ये कोशिका के साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है, जीव द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया क्या होती है, कोशिका के जीव द्रव्य में संपन्न होती है, जबकि ये जो दोनों प्रक्रियाएं हैं, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया, क्रेब साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया के द्रव्य में। कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिका द्रव्य में। ये माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में यहाँ लिख देते हैं उसको, मैट्रिक्स क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीव द्रव्य है उसमें ये संपन्न होती है किसकी प्रक्रिया, क्रेब साइकिल की प्रक्रिया। जबकि ईटीएस जो है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये होता है आपका इनर मेम्ब्रेन, या मैं ये कह सकती हूँ पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस,
पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस क्या होता है, इधर देखिएगा बच्चों, ये है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली, ये है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन यानी कि आंतरिक झिल्ली। ठीक है, ये क्या है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, इन दोनों के बीच में ये क्या है, स्पेस। ठीक है, इसको कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो ये जो क्रिया है कौन सी, ईटीएस की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जो क्रिया है, ये कहाँ होती है, इनके बीच में, यहाँ पर होती है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होती है। क्लियर है बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो क्रिया है ईटीएस, ये यहाँ पर संपन्न होती है। अच्छा, मैं बात कर रही हूँ आपसे वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन की। तो बच्चों, जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो श्वसन है वो कैसा है, वायवीय है या अवायवीय है, यानी कि ऑक्सीजन उपलब्ध हो या ऑक्सीजन उपलब्ध ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इसमें आपको कोई ऐसी वो दिक्कत नहीं है कि अगर मान लो ऑक्सीजन नहीं होगा, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्रिया नहीं होगी। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया चाहे ऑक्सीजन हो चाहे नहीं हो, दोनों तरीके से होती है, और ये सबसे पहली क्रिया और है। श्वसन जब शुरू होता है, ये जो तीनों मैंने क्रियाएं आपको लिखी है, तीनों क्रिया इसी आधार पर होती हैं, इसी फॉर्म में होती हैं। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया, उसके बाद क्रेब्स साइकिल की क्रिया, और फिर ईटीएस। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो मैं ये कह रही हूँ कि सबसे पहले मैंने कहा ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया, तो चाहे ऑक्सीजन हो चाहे ना हो, चाहे वायवीय श्वसन हो चाहे अवायवीय श्वसन हो, दोनों में से किसी पर ग्लाइकोलाइसिस का कोई अंतर नहीं पड़ता। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि श्वसन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए, श्वसन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। श्वसन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो ये किसकी प्रक्रिया है, हमारी श्वसन की प्रक्रिया। अच्छा, श्वसन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन श्वसन की प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए, या श्वसन की प्रक्रिया में पूरा, मैं ये कहती हूँ श्वसन क्या है, आपका ग्लूकोज का टूटना, C6H12O6, यही है श्वसन। इसमें क्या होता है, ये पूरा टूट जाता है किसमें, CO2 प्लस H2O में। ठीक है, तो इसको पूरा टूटने के लिए किसकी जरूरत होती है, हमें वायवीय श्वसन की जरूरत होती है। और इसी श्वसन के कारण, वायवीय श्वसन के कारण ही, जब वायवीय श्वसन होगा तो एनर्जी निकलती है, या मैं कह सकती हूँ एनर्जी अच्छी मात्रा में निकलती है। जबकि जब अवायवीय श्वसन होता है, श्वसन कैसा हो बच्चों, अवायवीय श्वसन होता है, तो अवायवीय श्वसन में ये इसमें पूरी तरह नहीं विभक्त होता, या पूरी तरह नहीं टूटता है, और केवल हमारे पास क्या रह जाता है, एसिड। ये किसमें टूट जाता है, एसिड में टूट जाता है, और एनर्जी भी हमें पूरी तरह नहीं प्राप्त होती है, एनर्जी भी हमें पूरी तरह नहीं मिलती है। क्लियर है बच्चों, ये बात समझ में आ गई सबको। चलो, हिंदी में, अच्छा एक सेकंड में बताती हूँ बच्चों हिंदी में। एक्चुअली इसको हिंदी में मेरे को भी दिक्कत है, क्योंकि हिंदी में मुझे नहीं पता, पर अगर आप पूछ रहे हो तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। चलिए मैं आपको कल बताऊं इसे, क्योंकि आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, मुझे नहीं मिल रहा है। एंड बी ऑनेस्ट, झूठ नहीं, मुझे खुद नहीं पता पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस को हिंदी में क्या कहते हैं। मैंने क्या होता है वो आपको बता दिया, आउटर और इनर, ये बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, इन दोनों झिल्लियों के बीच में जो ये स्पेस है, जगह है, इसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। शायद परी माइटोकॉन्ड्रियल जगह नहीं, सॉरी मैं बता दूंगी, मुझे नहीं पता, बी ऑनेस्ट। ठीक है, कल बता, मतलब मंडे आपको मैं बता दूंगी देख के, क्योंकि आपकी बुक में मुझे अभी नहीं मिल रहा है,
मुझे टाइम लगेगा थोड़ा सा देखने में, तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दो चीजें होती हैं, एक तो होती है श्वसन, ठीक है, और एक होता है दहन। एक होता है श्वसन, रेस्पिरेशन जिसे हम कह रहे हैं, और एक होता है दहन जिसे हम कंबशन कहते हैं, कंबशन कह रहे हैं, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है? इसमें भी जो आपका C6H12O6 है, यानी कि जो ग्लूकोज है वो टूटता है, जबकि दहन जो होता है इसमें आपका कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। जैसे हम ये कहते हैं श्वसन तो किस में होता है? जीवित कोशिकाओं में होता है, ठीक है, ये किस में होता है? जीवित कोशिकाओं में होता है, जबकि ये जीवित कोशिकाओं में नहीं होता, ठीक है। जब श्वसन होता है तो क्या निकलती है? एटीपी निकलता है, एनर्जी निकलती है। इसमें भी एनर्जी निकलती है, निकलती तो दोनों में एनर्जी है, लेकिन एटीपी जो एनर्जी इसमें निकलती है, इसकी वजह से हमारा जो बॉडी, मतलब पादप का जो बॉडी टेम्परेचर है, वैसे में हमारे अंदर भी बात कर सकते हैं, श्वसन हम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो पादप का जो बॉडी टेम्परेचर, यानी कि पादप की अपना तापमान, उसकी बॉडी का, उस पादप की बॉडी का तापमान जो होता है वो बढ़ता नहीं है। बढ़ता है क्या भाई? नहीं बढ़ता है। जबकि दहन में क्या होता है, जो तापमान है वो क्या हो जाता है बॉडी का, वो क्या होता है? बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एनर्जी निकल रही है वो किस रूप में निकल रही है? एटीपी के रूप में निकल रही है, और ये एटीपी के रूप में जो एनर्जी निकलती है ये क्या होती है? काम आती है। जबकि दहन में जो एनर्जी निकलती है ये किस रूप में निकलती है बच्चों? हीट के रूप में निकलती है, और इस वजह से ये एनर्जी काम नहीं आती है। क्लियर है? ये जो एनर्जी है दहन के रूप में जो निकल रही है, ये हीट की रूप में निकलती है, इस वजह से एनर्जी जो है ये काम नहीं आती है, और ये क्या करती है? बॉडी का तापमान बढ़ा देती है। जबकि श्वसन में जो एनर्जी निकलती है एटीपी के रूप में निकलती है, और वो क्या होती है? काम आती है। इसका वर्क क्या है? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस का बच्चों, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस का खुद का कोई वर्क नहीं है, ये एक जगह है, पहली बात तो, ठीक है, ये एक जगह है। जब मैं आपको ईटीएस पढ़ाऊंगी ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तब मैं आपको बताऊंगी इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र। पहले तो ये और बता दूं, बच्चे पूछे ईटीएस क्या? इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र, बस ये क्रिया संपन्न होती है उस जगह पर। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में क्रिया संपन्न होती है। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कोई कोशिकांग नहीं है बच्चों, ये केवल एक जगह है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली, इन दोनों के बीच की एक जगह है, और यहाँ पर केवल और केवल आपके इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र की जो क्रिया है वो संपन्न हो रही है, बस। इसका खुद का कोई कार्य नहीं है। वो तो जो कार्य माइटोकॉन्ड्रिया का है वही कार्य है पूरा, लेकिन इधर क्या होता है? इधर ये क्रिया संपन्न होती है। क्लियर है ना? इधर क्या हो रहा है? ये क्रिया संपन्न होती है, इस वजह से हम कहते हैं कि इसको हम एक कोशिकांग के रूप में, एक स्पेस है ये, बाकी इसका अपना कोई कार्य नहीं है। क्लियर? चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं? चलिए, तो हम बात कर रहे हैं किसकी? श्वसन की और दहन की, यानी कि रेस्पिरेशन और कंबशन। तो मैं ये कह रही, ये यहां तक की बात हुई। अच्छा, और क्या हो सकता है इसमें? श्वसन जो है एक पूरी क्रिया है, एक रासायनिक क्रिया है जो विकरों की, विकर यानी कि एंजाइम, विकरों की सहायता से संपन्न होती है, ठीक है, विकरों की सहायता से संपन्न होती है, ठीक है। और साथ में अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 3 साइकिल चलेंगी तब होगी, तो कई चरणों में होती है, स्टेप्स कई चरणों में होती है, ठीक है। जबकि ये क्या है? एक सरल क्रिया है। कंबशन क्या है? भाई किसी को आग लगा दी, खत्म काम, यही तो होता है। दहन क्या चीज है? आपने जैसे कोयला है या कोई भी चीज है, आपने उसमें आग लगाई और बस खत्म काम, तो वही तो होती है। तो एक सरल क्रिया है जिसमें विकरों की आवश्यकता नहीं होती है, विकर नहीं होते हैं इसमें,
फिगरों की आवश्यकता नहीं होती है और साथ में यह एक चरण में संपन्न होती है। ठीक है बच्चों, क्लियर? चलिए पहले रिज्वाइन कर लीजिए अपनी क्लास एक बार।